वेलकम टू बायजूस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डेली करंट अफेयर में डेट 3 सितंबर के समाचार पत्रों में से, जो कि आपके एग्जाम एसएससी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, बैंकिंग एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीएसआई, बिहार एसआई और भी राज्यों के जो परीक्षाएं हैं उसमें आप लोगों को यह मदद करेगी। तो दोस्तों, एक एक करके आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, जिसमें पहला है मिशन कर्मयोगी। दोस्तों, सीधे आपकी परीक्षा में आ जाएगा कि मिशन कर्मयोगी है क्या। तो इट इज नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। दोस्तों, कैबिनेट ने मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दी है, जो सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए एक क्या है, नेशनल प्रोग्राम है, कार्यक्रम है। तो मिशन कर्मयोगी विल रेडिकली इंप्रूव द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी क्या कहेंगे, मानव संसाधन प्रबंधन कह सकते हैं। तो इट विल यूज स्केल एंड स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू ऑगमेंट द कैपेसिटी ऑफ सिविल सर्विसेंट। तो दोस्तों, सिविल सर्वेंट के लिए यह चलाया जा रहा है अभियान या मिशन कर्मयोगी। सीधे सीधे याद रखिएगा, यह मौलिक सुधार करेगा किसमें, मानव संसाधन प्रबंधन प्रथाओं में, यानी सिविल सेवकों की क्षमता बढ़ाने के लिए, उसके बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए यह कार्य करेगा। दोस्तों, एनपीसीएससीबी, जिसे क्या कहेंगे, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी, हैज बीन केयरफुली डिजाइन टू ले द फाउंडेशन फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सिविल सर्विसेंट, यानी किसके लिए, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके लिए यह व्यवस्था बनाई गई है कि भारतीय संस्कृति और संवेदनाओं में वह जुड़े रहें। सावधानी पूर्वक इसको इसीलिए तैयार किया गया है। ध्यान रखेंगे इसमें कि आईजीओटी, देख रहे हैं ना यहाँ पे, आईजीओटी के कर्मयोगी प्लेटफॉर्म इसको नाम दिया गया है, यानी द प्रोग्राम विल बी डिलीवर्ड बाय सेटिंग अप एन इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, यानी कार्यक्रम एक एकीकृत सरकार ऑनलाइन प्रशिक्षण स्थापित करके दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, दूसरा जो टॉपिक है, वर्ल्ड कोकोनट डे 2020, यानी 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, यानी विश्व भर में नारियल के महत्व, इसके उपयोग और इसके लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। और यह दिन काफी हद तक एशियाई और प्रशांत क्षेत्रों में मनाया जाता है। और दोस्तों, नारियल जैसे हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कहाँ होता है, केरल के तटीय क्षेत्रों में, और यहाँ की जो यहाँ सॉइल पाई जाती है, सैलाइन सॉइल पाई जाती है, यानी लवणीय मृदा में नारियल का उत्पादन होता है। तो विश्व भर में नारियल दिवस मनाया जा रहा है। सीधे प्रश्न आ जाएगा कि इस बार का थीम क्या है वर्ल्ड कोकोनट डे का। तो इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड, यानी दुनिया को बचाने के लिए नारियल में निवेश करें। और 2020 का दिन जो उद्देश्य है, निवेश को बढ़ावा देना, दुनिया भर में नारियल उद्योग के विकास को बढ़ावा देना। इस वर्ष के विश्व नारियल का उद्देश्य निवेश को प्रोत्साहित करना, नारियल उद्योग के विकास को बढ़ावा देना है। अब देखिए यहाँ पर आईसीसी, अंतरराष्ट्रीय नारियल समुदाय, तो आईसीसी करंटली हैज 20 कोकोनट प्रोड्यूसिंग मेंबर कंट्री, यानी 20 नारियल उत्पादक। यहां देखिए, इधर हमने इंग्लिश में दिया है और यहीं पर हिंदी में दे दिया है, तो देख लीजिएगा। तो इसमें क्या है, 8 एशियन कंट्री हैं, 9 पैसिफिक कंट्री हैं, जिसमें फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, फिजी, इसकी कैपिटल क्या है, सुआ, किरिबाती, मार्शल आइलैंड, पापुआ न्यू गिनिया, इसकी कैपिटल है पोर्ट मार्सिबी। तो और एक कैरेबियन कंट्री है, एक अफ्रीकन कंट्री है केनिया, कैरेबियन कंट्री क्या है, जमैका, जिसकी कैपिटल किंगस्टन है, केनिया जिसकी कैपिटल नैरोबी है, और 1 कंट्री इन साउथ अमेरिका, गुयाना, जॉर्ज टाउन। और दोस्तों, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, जकार्ता, इंडोनेशिया में है, और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जेफिना सी अलाओ। और यहीं अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए तो सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, यानी केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कासरगोड में है। अब बढ़ते हैं हम लोग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स।
तो यह ग्लोबल जिसको कहते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक, आप देख सकते हैं कि भारत पहली बार शीर्ष 50 देशों में शामिल हो गया है। यानी भारत 4 पायदान की छलांग लगाई है और 48वें स्थान पर पहुंच गया है। यानी इंडिया हैज रैंक्ड अमॉन्ग द टॉप 50 कंट्रीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। क्या कहेंगे? वैश्विक नवाचार। इंडिया हैज जम्प्ड 4 प्लेसेस एंड रीच 48th रैंक। तो यह महत्वपूर्ण है कि पिछले कुछ वर्षों में अगर हम तुलनात्मक इसका अध्ययन करें तो इस साल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत क्या है? 48वें स्थान पर है। यानी टॉप 50 में इसने जगह बनाई है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, वर्ष 2015 में भारत की जो रैंक थी वह 81वें स्थान पर था। 2016 में यह फिर और सुधार किया, 15 स्थानों की छलांग लगाया, 66 रैंक आई। और 2017 में यानी 6 स्थान की और उछाल की, जिसमें 60वीं रैंक आई। और 2018 में यह 57वें स्थान पर पहुंच गया। कब? 2018 में। और इस तरह से यह बढ़ता चला गया और पिछले साल यह 52वें स्थान पर था। किसवें स्थान पे? 52वें, यानी 2019 में। और 2020 में यह पहुंच गया किस स्थान पर? 48वें स्थान। यानी इस तरह से आप देख सकते हैं कि लगातार यह सुधार कर रहा है। और दोस्तों इसमें जो टॉप कंट्रीज हैं, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड इनोवेशन रैंकिंग में सबसे आगे हैं, टॉप 10 में है। इसमें यह महत्वपूर्ण है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कार्नेल यूनिवर्सिटी एंड INSEAD बिजनेस स्कूल, यह सब यानी कार्नेल यूनिवर्सिटी, इनसीड बिजनेस स्कूल की ओर से संयुक्त रूप से यानी ज्वाइंट वेंचर में है, कह सकते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स सूची 2020 को इन तीनों ने जारी किया है। याद रखेंगे। और इसमें सबसे टॉप 10 में अमीर देशों का ही दबदबा है। अब अगला जो टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेने जा रहा हूं दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 15 जून को गलवान घाटी का नाम सुना है ना, तो गलवान घाटी को लेकर के भारत और चीन के बीच लगातार तनाव चल रहा है। तो ऐसे में भारत ने अभी तक, भारत और पाकिस्तान के बीच में भारत ने एयर स्ट्राइक की थी। और दोस्तों यहां पर एक नई प्रकार की स्ट्राइक देखने को मिल रही है जिसका नाम है डिजिटल स्ट्राइक। यानी आप देख सकते हैं कि अब तक कुल 224 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा चुकी है दोस्तों। सबसे पहले जैसे जून में 59 ऐप पर रोक लगाया था जिसमें टिकटॉक जैसे ऐप थे। फिर उसके बाद 47 और अब कल जो है फिर निर्णय लिया भारत सरकार ने 118 ऐप्स यानी पबजी समेत 118 यानी कुल कितने ऐप्स पर बैन लगा दिया? 224। तो इस तरह से कह सकते हैं कि भारत ने तीसरी, कह सकते हैं, डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। तीसरी स्ट्राइक है, यह ध्यान रखिएगा। तीसरी बार इस तरह से चीन पर प्रतिबंध लगाया है और कहीं ना कहीं चीन इसको लेकर के बौखलाया हुआ है। और आज भारत, एक समय था कि चीन अपनी इस तरह की बातों से भारत को दबाने का प्रयास करता था, लेकिन अब भारत दबने वाला नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति प्राप्त कर चुका है। अब वह पीछे मुड़कर देखने वाला भारत नहीं है और इस तरह से अब लगातार चीन को जवाब दे रहा है। जैसा कि कल की न्यूज में भी मैंने बताया था, क्वाड, तो वह महत्वपूर्ण है। नाटो बनाने की बात चल रही है, तो यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये महत्वपूर्ण देश एक साथ आ रहे हैं। चीन को चारों ओर से घेरा जा रहा है। चूंकि कोरोना नामक महामारी में चीन अपनी, कह सकते हैं कि, उदंडता करने से बाज नहीं आया। आप देख सकते हैं कि साउथ चाइना सी में उसने डिस्टरबेंस पैदा किया। आज देखा जाए तो पूरी पृथ्वी, पूरा विश्व, मानवता जो है संकट में है और ऐसे में इसको दूसरे की जमीन हड़पने को लगी है। तो कितना गंदी सोच है इस देश की, सोचिए। और इसीलिए भारत भी इससे पीछे नहीं आ रहा है और सीधे जवाब दे रहा है। तो इस तरह से भारत 224 चीनी ऐप्स पर बैन लगा चुका है और इसके पीछे कारण जो मिनिस्ट्री से, जो कह सकते हैं कि विदेश मंत्रालय से, तो हमारे देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता पर, यानी हमारे देश की अखंडता को यह बाधित कर रहे हैं।
आज आप देख सकते हैं कि इनके माध्यम से हमारी बहुत सारी चीजें लीक आउट हो सकती हैं, हमारा डाटा चोरी हो सकता है। यह बहुत बड़ी समस्या है। निजता का अधिकार हमारा बाधित होगा, मूल अधिकारों का हनन हो सकता है और इस तरह से हम अखंडता, एकता यह हमारी बाधित होगी। इसी को देखते हुए हमारी सोवरेनिटी यानी संप्रभुता भी खतरे में है। इसी को देखते हुए इस ऐप पर हम लोगों ने रोक लगाया, यानी हमारी भारत सरकार ने रोक लगाया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट है वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज इन न्यूज, यानी समाचारों में आज हम बात करेंगे जो पर्सनालिटी हैं ऊषा पाधे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। पाधी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर ऑफ 1996 बैच फ्रॉम उड़ीसा कैडर। किस कैडर की हैं? उड़ीसा कैडर की हैं। फर्स्ट वुमेन एंड थर्ड आईएएस ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन। तो दोस्तों यह 1996 की उड़ीसा कैडर की अधिकारी हैं, पहली महिला कह सकते हैं, और तीसरी आईएएस अधिकारी बनी है जिन्हें नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक बनाया है। सीधे सीधे ध्यान रखेंगे, और वह राकेश अस्थाना की जगह लेता है जिसमें सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। अब हम लोग बात करेंगे बैंकिंग एवं वित्त संबंधी समाचार, यानी बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज। इसमें जो महत्वपूर्ण है कि अमूल बिकम फर्स्ट इंडियन डेयरी कंपनी टू इंटर रोबो बैंक्स ग्लोबल टॉप 20 लिस्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये रोबो बैंक क्या है, तो ये अमूल क्या है, गुजरात में स्थित है। और दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? किस ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। ध्यान रखिएगा, यह भी पूछ लेता है ऑपरेशन फ्लड क्या है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन, दुग्ध क्रांति से संबंधित है। और भारत में दुग्ध क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, याद रखेंगे। और अमूल कहाँ स्थापित किया है? गुजरात में। तो अमूल गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन became the first Indian dairy company to enter रोबो बैंक्स एनुअल लिस्टिंग ऑफ ग्लोबल डेयरी टॉप 20, यानी पहली भारतीय डेयरी कंपनी बन गई है जो कि 2020 कंपनियों की सूची में। और रोबो बैंक क्या है? रोबो बैंक इज ए डच मल्टीनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, ये भी ध्यान रखेंगे पॉइंट। और दोस्तों अमूल 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सालाना कारोबार के साथ 16वें स्थान पर। और स्विट्जरलैंड का नेस्ले की कॉफी पीते हैं ना, वह सबसे ऊपर है। अब अबाउट अमूल, अमूल के बारे में जान लीजिए। तो इट इज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव्स ऑफ गुजरात, ये ध्यान रखिएगा, गुजरात। और इट इज बेस्ड आउट ऑफ आनंद, गुजरात, ध्यान रखेंगे, आनंद बहुत चर्चा में है। इट्स टैग लाइन द टेस्ट ऑफ इंडिया, एड में आता है ना, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। इसके एमडी कौन है? आरएस सोढ़ी हैं। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, मैं पहले भी बता चुका हूं, यानी विश्व की 54% यानी बफेलो मिल्क में नंबर 1 है। ओवरऑल मिल्क के उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। और दोस्तों गाय के दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान अमेरिका का है, याद रखेंगे दोस्तों, तो यह ध्यान रखेंगे। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि यानी FAO की रिपोर्ट के अनुसार 22% है। अब हम बढ़ते हैं पुस्तकें और पुरस्कार। तो इसमें बात करेंगे द वन एंड ओनली स्पार्केला। तो ये हॉलीवुड एक्टर चैनिंग टैटम अमेरिकन ने अपनी बेटी एवरली को समर्पित द वन एंड ओनली स्पार्केला नामक अपनी पहली पुस्तक चिल्ड्रन पिक्चर बुक के विमोचन की घोषणा की है। तो यानी द बुक फीचरिंग द इलस्ट्रेशन ऑफ किम बार्नेस इज सेट टू बी पब्लिश्ड बाय फेवियल एंड फ्रेंड्स ऑन 4 मई 2021, यानी किम बॉन्स के चित्रण वाली पुस्तक को फेवियल एंड फ्रेंड द्वारा 4 मई 2021 को प्रकाशित किया जाना है। तो ध्यान रखेंगे, तो यह पुस्तक में एक युवा लड़की इला का चित्रण किया गया है। अगला है टेम्पल्टन अवार्ड। देखिए दोस्तों, हम लोग चर्चा करते हैं रोज एक पुरस्कारों, अक्सर आ जाता है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये टेम्पल्टन अवार्ड जो है ये अध्यात्म के क्षेत्र का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, यानी स्पिरिचुअलिटी में दिया जाता है ये पुरस्कार, ध्यान रखेंगे। तो प्रतिवर्ष टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है, कौन देता है? अमेरिका।
इस पुरस्कार की स्थापना 1972 में हुई थी दोस्तों, और पहला पुरस्कार हमारे देश की यानी मदर टेरेसा, हाँ ध्यान रखेंगे, मदर टेरेसा को टेम्पल्टन अवार्ड मिला है, नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है, भारत रत्न भी प्राप्त कर चुकी हैं, ध्यान रखेंगे। तो शुरुआत जो पहला 1973 में पहला ही, और इसमें 11 लाख अमेरिकी डॉलर, और ये कहा जाता है कि ये नोबेल के पुरस्कार, जो नोबेल पुरस्कार में धनराशि मिलती है उससे ज्यादा राशि दी जाती है। यहां पर देख रहे हैं अभी तक यह पुरस्कार मदर टेरेसा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति, बाबा आमटे कुष्ठ रोगियों पर उन्होंने काम किया है, और पांडुरंग शास्त्री आठवले। तो इस तरह से इन लोगों को 1990, 1975, 1973, 1997 तो इतने भारतीयों को टेम्पल्टन अवार्ड दिया जा चुका है दोस्तों। और 2019 का ब्राजील के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी, फिजिक्स एवं खगोलविद, एस्ट्रोनॉमर मार्सेलो ग्लीजर was given the prestigious टेम्पल्टन अवार्ड 2019। अब बात करेंगे हम लोग खेल समाचार की। खेल समाचारों में यूएस ओपन 220 सुमित नागल क्रिएटेड हिस्ट्री, अपने देश के हैं, एंड सेरेना 102 यानी कह सकते हैं 102nd विन, यानी 102वीं जीत है इनकी। और क्लिस्टर का मैंने बताया था, अभी कल वाले ही समाचार बताया था कि संन्यास के बाद फिर से वो खेलने उतरी थी 37 वर्षीय, लेकिन वह बाहर हो गई। तो इसी तरह से जो सेरेना विलियम की बहन है वीनस विलियम भी पहली बार वो भी पहले ही राउंड में बाहर हो गई हैं। तो दोस्तों हमारे देश के सुमित नागल हैं, ये रिकॉर्ड बनाए हैं, और यही दे देगा सीधे सुमित नागल का संबंध किस खेल से है, टेनिस से, बैडमिंटन से, चेस से, इस तरह से ऑप्शन आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि किसी ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में एकल मैच जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं दोस्तों। He defeated Bradley Clan of the US in the first round of the men's category at US Open after tough fight। ध्यान रखेंगे किसको हराया है, अमेरिका के ब्रैडली क्लान को। और दूसरे दौर में सुमित का सामना होगा विश्व के 3 नंबर खिलाड़ी डोमिनिक थीम से होगा। इससे पहले सोमदेव वर्मन किसी ग्रैंड स्लैम के मुख्य दौर के एकल मैच में जीत दर्ज करने वाले आखिरी भारतीय थे दोस्तों। उन्होंने 2013 में यूएस ओपन में क्वालिफायर के रूप में प्रवेश करके स्लोवाकिया के लुकास लैको को हराया था। तो दोस्तों यहां पर यह महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। और यूएस ओपन में 6 बार की चैंपियन, यानी 6 बार यूएस ओपन जीत चुकी हैं सेरेना विलियम्स, और एकल वर्ग में दूसरे दौर में जगह बना ली है। और इनकी जो जीत है 102वीं जीत है, यानी 39 साल की सेरेना ने अपने हमवतन क्रिस्टी एन को हराया, और यह इनकी जीत कौन सी है, 102वीं जीत है। तो इस तरह वह दोनों वर्गों में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी भी बन गई हैं। उन्होंने अमेरिका के ही क्रिस एवर्ट पीछे छोड़ा। और अब यहीं पर थोड़ा सा याद रखिएगा दोस्तों, क्रम लगाने को आ जाता है। 4 बड़े ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन। दूसरा क्या है, अब देखिए, सबसे पहला ऑस्ट्रेलियाई ओपन क्रम से लगाने को आता है। दूसरा है फ्रेंच ओपन। तीसरा है विम्बलडन, और चौथा है यूएस ओपन। ये क्रम लगाने को आ जाता है दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलियाई कब होता है, जनवरी फरवरी में। फ्रेंच कब होता है, मई जून में होता है, ध्यान रखेंगे। विम्बलडन जून जुलाई में होता है। ये अक्सर आपके एग्जाम में आ जाता है दोस्तों, बहुत पेट क्वेश्चन है। और यूएस ओपन सितंबर में होता है। तो सबसे लास्ट में कहां होता है, सितंबर में। अब दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई और यूएस ओपन के जो खेल के मैदान होता है वह हार्ड कोर्ट, उसको कहते हैं हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। किस पे खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पे। जबकि फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, लाल बजरी का बादशाह राफेल नडाल को कहा जाता है। और विम्बलडन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, घास के मैदान पर। इसका पीट सैम्प्रास बहुत अच्छा खेलता था, तो ध्यान रखेंगे। तो यह मैदान, और दोस्तों इन चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले को कैरियर स्लैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैरियर स्लैम। तो इसमें जैसे राफेल नडाल, पीट सैम्प्रास, आंद्रे अगासी, इस तरह से इनको कैरियर, जो चारों ग्रैंड स्लैम, अक्सर क्या होता है, जो पहला जीतता है वो दूसरा तीसरा नहीं जीतता, जो दूसरा तीसरा जीतता है वो चौथा नहीं जीतता है। तो ये चारों ग्रैंड स्लैम जो जीता हो उसी को कैरियर स्लैम कहा जाता है। और दोस्तों एक और है गोल्डन स्लैम, ध्यान रखिएगा। तो गोल्डन स्लैम यानी जो चारों ग्रैंड स्लैम,
यानी मान लीजिए कि 2020 में ओलंपिक गेम हो रहा हो, तो उस 2020 के चारों ग्रैंड स्लैम को जो व्यक्ति जीता हो और साथ में ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतने वाले को गोल्डन स्लैम कहा जाता है। याद हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह का कारनामा अभी तक महिला खिलाड़ी हैं स्टेफी ग्राफ। क्या नाम है? स्टेफी ग्राफ जर्मनी की हैं। कहां की? जर्मनी की। बाद में अमेरिका के आंद्रे अगासी से इनकी शादी हो गई थी, फिर जो है ब्रेकअप हो गया, तो जर्मनी में ही है। तो जर्मन खिलाड़ी हैं स्टेफी ग्राफ, इनके नाम रिकॉर्ड है, 72 हफ्ते तक नंबर 1 रैंक पे रही हैं। तो स्टेफी ग्राफ 1988 के सियोल ओलंपिक, 1988 का सियोल कहां है? साउथ कोरिया। तो सियोल ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीती थी और साथ साथ चारों ग्रैंड स्लैम जीती थी दोस्तों। तो इसीलिए इनको गोल्डन गर्ल कहा जाता है, गोल्डन स्लैम कहा जाता है। पुरुषों में इन्हीं के हस्बैंड जो थे आंद्रे अगासी, अभी भी हैं लेकिन अब नहीं एक दूसरे के साथ रहते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा कि वो चारों ग्रैंड स्लैम तो जीते थे, लेकिन उस साल ओलंपिक नहीं हुआ था, तो अगले ओलंपिक में उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो इस तरह से इनडायरेक्टली कह सकते हैं, लेकिन अगर सीधे प्रश्न आए तो अभी तक एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं, वो है स्टेफी ग्राफ। याद हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट है लसिथ मलिंगा। सीधे आ जाएगा, ये बहुत चर्चित, इनका बाल सबसे ज्यादा ये चर्चा में रहते थे और बहुत फास्ट बॉलर, श्रीलंका के हैं। तो इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें, ये ध्यान रखना कौन सा एडिशन है और कहां हो रहा है? यूएई में हो रहा है। तो नाम वापस ले लिया है। तो टीम मुंबई इंडियंस से अनुभवी तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने इस बार टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे। ही हैज बीन रिप्लेस्ड बाय जेम्स पैटिंसन, यानी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को अब शामिल किया गया उनकी जगह। और मलिंगा आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट, दोस्तों 170 विकेट लिया है इन्होंने, ये ध्यान रखेंगे। यहां पर आगे दिया है तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पिछले सीजन में आखिरी ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए मलिंगा ने मुंबई की टीम को चौथी बार टूर्नामेंट का चैंपियन बनाया दोस्तों, तो ये ध्यान रखेंगे। और महत्वपूर्ण है, अब मुंबई इंडियंस के मालिक कौन है? आकाश अंबानी, अंबानी ग्रुप है, यह भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं महत्वपूर्ण दिवस की ओर। जुलाई माह के, जून तक हो चुका था कल तक, आज हम लोग बात करेंगे जुलाई के। तो जुलाई जो है, याद रखेंगे 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, यानी 1 जुलाई को डॉक्टर डे किसके? 1 जुलाई को विधान चंद्र राय, यानी भारत के महान चिकित्सक डॉक्टर बीसी राय, 1 जुलाई उनका जन्मदिन है। 1882 को, यानी 1882 को बिहार के पटना जिले में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और कोलकाता में चिकित्सा यानी जो डॉक्टरी की पढ़ाई उन्होंने कहां की थी? कोलकाता में की थी। और 1911 में उन्होंने चिकित्सीय सुविधा यानी जीवन की शुरुआत कर दी एज ए डॉक्टर के रूप में, तो इसीलिए उनको भारत रत्न भी मिल चुका है, ध्यान रखेंगे। तो 1 जुलाई को इसीलिए डॉक्टर डे मनाया जाता है, किसके बर्थडे पर? विधान चंद्र राय, बीसी राय, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, दोस्तों 4 जुलाई 1776 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। अमेरिका 4 जुलाई 1776 को स्वयं को इंग्लैंड से स्वतंत्र घोषित कर लिया था, इसीलिए 4 जुलाई को यूएसए में अवकाश रहता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला है वर्ल्ड जूनोसिस डे। जूनोसिस डे समझते हैं, ये क्या होता है? जूनोसिस यानी यह जो कीटों से जानवरों और इंसानों के बीच में होने वाली बीमारी को जूनोटिक डिजीज कहा जाता है। जैसे कोरोना को भी जूनोटिक डिजीज कहा गया है, लेकिन अभी पूरी तरह से इस पर क्लियर नहीं हो पाया है। जैसे निपा वायरस सुना है ना, चमगादड़ों से। तो इस तरह से काफी सारे लोग जो पशुओं के साथ रहना अच्छा लगता है, कुछ लोग तो उन्हें बिस्तर पर सुलाने के साथ उनको खाना भी खिला देते हैं, अपने साथ रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि एक स्टडी के अनुसार 10 में से एवरी 10 मेंबर, यानी 10 में से 6 संक्रमित बीमारियां जानवरों से इंसानों में फैलती हैं। यानी जो 10 डिजीज हैं उसमें से 6 डिजीज क्या है? वो डायरेक्ट एनिमल या इस तरह के जो जीव जंतु हैं उनसे फैलती है। जैसे एंथ्रेक्स है, बर्ड फ्लू है, रेबीज है, विभिन्न प्रकार की जानलेवा बीमारियां। तो इसीलिए 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है विश्व जनसंख्या दिवस। दोस्तों 1987 में 1987 में विश्व की जनसंख्या
5 अरब यानी 5 बिलियन हो गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 11 जुलाई 1989 से विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की बात की, जिससे का उद्देश्य होगा कि जनसंख्या कंट्रोल किया जाए। इस तरह से यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। और 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस। तो मलाला का नाम तो सुना होगा, पाकिस्तानी। हर देश की हर मलाला के लिए यह दिन शुभ हो, यानी मलाला यूसुफजई 9 अक्टूबर 2012 को वहां पर स्वात घाटी में इनके ऊपर हमला कर दिया था आतंकवादियों ने। गोली लग गई थी इनके सर में और यह फिर आगे बढ़ी और लगातार यह संघर्ष की, लड़कियों की शिक्षा के अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए। तो इसीलिए मलाला यूसुफजई की बहादुरी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 16वें उसका जो 16वां बर्थडे था, सोचिए इतनी कम उम्र की 16वें बर्थडे पर 12 जुलाई को मलाला दिवस घोषित किया गया। और दोस्तों इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। हमारे देश के ही बचपन बचाओ आंदोलन के कैलाश सत्यार्थी के साथ इनको संयुक्त रूप से मिला था। ध्यान रखेंगे दोस्तों। और अगला है 14 जुलाई, बेस्टिल दिवस। फ्रांस की स्वतंत्रता का दिवस है, बेस्टिल दिवस भी कहते हैं। तो बेस्टिल दिवस यानी फ्रांसीसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण, यानी 5 मई 1789 से लेकर 9 नवंबर 1799 को फ्रांस की क्रांति हुई थी। इसे 1792 में फ्रांस के संप्रभु राष्ट्र यानी सोवर्ण स्टेट या कंट्री, प्रथम गणराज्य के निर्माण के रूप में मनाया जाता है। और यह तारीख तब 14 जुलाई थी, 14th ऑफ जुलाई। इसी दिन 1789 को, ध्यान रखिएगा, 1789 में फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने पेरिस के किनारे पर बेस्टिल सैन्य किले को बंद कर दिया और इस घटना को फ्रांसीसी क्रांति की चिनगारी कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, बगदाद इराक की राजधानी है। यह किस नदी के किनारे बसता है? टिग्रिस नदी, यूफ्रेटस नदी भी यहां बहती है। यहां देख रहे हैं ना आप, ईरान है ये, यहीं पर देखिए इराक है। तो यह इसकी राजधानी है बगदाद। तो यह टिग्रिस नदी, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल है। यहां पर देख रहे हैं थाईलैंड दिख रहा है, यह चाओ फ्राया नदी के किनारे बसा हुआ है बैंकॉक। और थाईलैंड को स्वतंत्र भूमियों का देश भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस पर किसी का आधिपत्य नहीं था। उसके बाद बेलग्रेड डैन्यूब नदी के किनारे, सर्बिया की कैपिटल है। बर्लिन, बर्लिन क्या है? जर्मनी की कैपिटल है। स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। ध्यान रखेंगे, स्प्री नदी, यहां पर ठीक कर लीजिएगा, स्प्री नदी, बर्लिन, ध्यान रखेंगे। बुडापेस्ट, डैन्यूब नदी, ये सब राजधानियां हैं। डैन्यूब नदी 4 राजधानियों से होकर गुजरती है। तो यह देख रहे हैं ना, हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। कायरो नील नदी के किनारे बसा है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। विक्टोरिया झील से निकलते हुए भूमध्य सागर में यानी मेडिटेरियन सी में जाकर के गिर जाती है। और काहिरा मिस्र की राजधानी है। इजिप्ट जिसे कहते हैं, इजिप्ट की कैपिटल कायरो। तो काहिरा मिस्र की राजधानी है, ध्यान रखेंगे। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, बूरी गंगा नदी के किनारे बसा है। फिर इसी तरह से फ्रैंकफर्ट शहर है, मेन रिवर है ये, ध्यान रखेंगे। फ्रैंकफर्ट, कराची, यह कहां है? पाकिस्तान में, इंडस रिवर के किनारे बसा है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब यहीं पर देखिए, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। और नेपाल कहां है? यहीं पर हमारे भारत, या ऐसे हम लोग कर लेंगे तो आसानी हो जाएगा। तो यहां पर है। तो काठमांडू, बागमती नदी। लाहौर रावी नदी, रवि नहीं है, हाँ याद रखिएगा, रावी नदी के किनारे बसा है। और रावी नदी हमारे देश के कहां से उद्गम होता है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के निकट से रावी नदी का उद्गम होता है। यानी रावी रिवर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम रोहतांग पास, दर्रा जिसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जाकर के पाकिस्तान में चेनाब नदी से मिल जाती है। लिस्बन यानी पुर्तगाल की कैपिटल है। पुर्तगाल में अपोर्टो एक जगह है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये पुर्तगाल है। तो इसको अपोर्टो पोर्ट को वाइन पोर्ट के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। तो टॉगस नदी, TAGUS। और लंदन तो पता ही होगा दोस्तों, थेम्स नदी के किनारे। मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस नदी। और कनाडा की कैपिटल भी जो है ओटावा, वो भी सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। मॉस्को मस्कोवा नदी के किनारे, मैंने बताया भी था, ब्रह्मोस मिसाइल
भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा को ही मिलाकर ब्रह्मोस मिसाइल बनता है। और न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा है। इसी तरह से यूएसए की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी, यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया किस नदी किनारे बसा है? पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस सीन नदी के किनारे, रोम टाइबर नदी के किनारे। दोस्तों यह कस्पिट डेल्टा बनाती है। कौन सी डेल्टा बनाती है? कस्पिट डेल्टा का निर्माण करती है कौन? टाइबर नदी। और संघाई याद रखिएगा, हुआंगपू शहर है चीन का, उसके किनारे। और वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। डैन्यूब नदी देख रहे हैं ना, डैन्यूब 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4 महत्वपूर्ण है। तो यह आप देख सकते हैं एक प्रश्न यहां से आता ही आता है। अब हम लोग बात करेंगे आज के प्रैक्टिस सेशन की। कल से हम लोगों ने जो क्विज फॉर्म में इसको दिया था, इसके आंसर हम नहीं बताएंगे। और दोस्तों बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा, आप लोगों ने खूब अच्छे अच्छे आंसर दिए हैं, जैसे कि विनोद, भास्कर, प्रांजल, रोहित, केशव, अल्ताफ, स्मृति, ये लोग 1 घंटे के अंदर ही आंसर को दिए हैं। दोस्तों कोशिश करिए कि और पहले उत्तर दीजिए। और बहुत ही अच्छा, सब लोगों को आशा करता हूं कि उत्तर मिल गए होंगे। आज के प्रश्न लीजिए। तो पहला प्रश्न है, विच मिशन इज बीइंग रन अंडर द नेशनल सिविल सर्विस कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो दोस्तों इसमें क्या होगा आप देख सकते हैं, दिया हुआ है मिशन कर्मयोगी, मिशन कर्मशील, मिशन जागरूक, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय नारियल समुदाय का हेडक्वार्टर कहां है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी? भारत में है, या बैंकॉक में है, जकार्ता में है, या मनीला में है? आपको उत्तर तुरंत देना है। नेक्स्ट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार में भारत का कौन सा स्थान है? यह आपको बताना है कि 52वां है, कि 48वां है, कि 56वां है, कि 51वां। नेक्स्ट है, अब तक भारत ने कुल कितने चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? यानी 200, 220 या 224 या 225? डायरेक्ट फैक्ट आ जाएगा। अब है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे बनाया गया है? उषा पाधे, या उषा मेहरा, या उषा भारती, या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर आपको उत्तर देना है। नेक्स्ट है, भारतीय डेयरी कंपनी अमूल किस राज्य की कंपनी है? राजस्थान में इसे स्थापित किया गया था, गुजरात में, या महाराष्ट्र में, या उत्तर प्रदेश में? नेक्स्ट है, टेम्पल्टन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान, गणित, फिल्म, या स्पिरिचुअलिटी? तो इन चारों में से आपको उत्तर देना है। नेक्स्ट है, लसित मलिंगा, लसित मलिंगा का नाम सुना होगा, किस देश के खिलाड़ी हैं? साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका, या बांग्लादेश? नेक्स्ट है, विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? 5 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, या 14 जुलाई को? अगला है, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों पोटोमैक नदी, हडसन नदी, सेंट लॉरेंस नदी, या थेम्स नदी? इन चारों नदियों को भी ध्यान रखिएगा, इसमें आप बता सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आज के प्रश्न हम लोगों ने दिया है और इसको जल्द से जल्द उत्तर दीजिएगा, और हम लोग इसी को क्रम को आगे बढ़ाएंगे। और आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और दोस्तों अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी बताएं। अब हम लोग यहीं पर विदा लेते हैं दोस्तों, थैंक यू।